स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। वैश्विक खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वास्तविक संख्या की दृष्टि से विश्व में कुपोषित जनसंख्या का आकार एशिया में सबसे अधिक है। दूसरा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की 50% से अधिक आबादी को दिन में 2 बार से भी कम भोजन प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। एशिया में कुपोषित आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां 384.5 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं, अतः कथन एक सही है। दक्षिण एशिया में एक संदर्भ आहार की लागत औसत दैनिक प्रति व्यक्ति घरेलू आय के 60% तक हो सकती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि 50% से अधिक भारतीय आबादी दिन में 3 बार भोजन करती है, न कि 2 बार से कम, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। नोबेल पुरस्कार 2024 विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, साहित्य हांगकांग। दूसरा, भौतिकी डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तीसरा, रसायन शास्त्र जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। चौथा, अर्थशास्त्र डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, या विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आइए अब नजर डालते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 पर। साहित्य का दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। रसायन शास्त्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। वहीं अर्थशास्त्र में डेरान एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, अतः युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। हेबर-बॉश प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए, यह हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रस ऑक्साइड का संश्लेषण करता है। विकल्प बी, यह उर्वरक उत्पादन के लिए हाइड्रोजन के संश्लेषण की एक औद्योगिक विधि है। विकल्प सी, यह वायु से नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का संश्लेषण करता है। विकल्प डी, यह सिंथेटिक रबर के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक विधि है। हेबर-बॉश वायु से नाइट्रोजन को प्राप्त कर उसे हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया के संश्लेषण की एक औद्योगिक विधि है, जिसकी उर्वरक उत्पादन में प्रमुख भूमिका है, अतः विकल्प सी सही है। आइए नजर डालते हैं इसके अनुप्रयोग पर। विनिर्माण, औद्योगिक प्रशीतन प्रणालियों और वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में, घरेलू सफाई उत्पादों में एक घटक के रूप में जिसमें कांच और सरफेस क्लीनर शामिल हैं, ऑटोमोटिव ईंधन, वैकल्पिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी के रूप में अमोनिया द्वारा संचालित आंतरिक दहन इंजन की खोज में, रसायन, नाइट्रिक एसिड और विस्फोटकों सहित विभिन्न रसायनों का अग्रणी। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बेलारूस इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। दूसरा, इसका सचिवालय शंघाई चीन में स्थित है। तीसरा, भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे का हिस्सा हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। शंघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को शंघाई चीन में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना तथा एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 6 संस्थापक देशों अर्थात कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य हैं अर्थात चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। निर्णय लेने वाली संस्थाओं की बात करें तो एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद CHS है, जिसकी प्रमुख संगठनात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक होती है।
सहयोग रणनीतियों पर चर्चा करने, क्षेत्रों को प्राथमिकता देने तथा बजट को मंजूरी देने के लिए प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक होती है। स्थायी निकाय एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है, जो संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ताशकंद की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की कार्यकारी समिति क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे यानी RATS का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे 1973-74 के बड़े तेल संकट से निपटने में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा बनाया गया था। दूसरा, IEA के लिए उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना आवश्यक नहीं है। तीसरा, भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट IEA के प्रमुख रिपोर्ट में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। IEA की स्थापना वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1973-74 के तेल संकट से निपटने में औद्योगिक देशों की सहायता हेतु की गई थी, अतः कथन 1 सही है। तब से इसका कार्य ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा तक विस्तारित हो गया है। IEA एक स्वायत्त मंच है जो देशों को सुरक्षित और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए विश्लेषण, डेटा और नीति सिफारिशें प्रदान करता है। IEA के 4 मुख्य क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और विश्वव्यापी सहभागिता हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। IEA में 31 सदस्य देश, भारत सहित 13 सहयोगी देश और 4 परिग्रहण देश शामिल हैं। IEA उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टों की जहां तक बात है तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, अतः कथन 3 सही है। IEA टेक्नोलॉजी रोड मैप एंड पॉलिसी पाथवे सीरीज, द एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट रिपोर्ट, द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, अतः विकल्प बी सही है। भारतीय आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवासी पक्षियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, साइबेरियाई क्रेन मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इन्हें गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, फ्लेमिंगो अपने चमकीले गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं तथा लेसर फ्लेमिंगो की IUCN स्थिति खतरे में है। तीसरा, ग्रेट व्हाइट पेलिकन को लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और उनकी आंखों के चारों ओर विशिष्ट गुलाबी त्वचा के धब्बे होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। साइबेरियन क्रेन मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं और गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत हैं। वे अपने प्रवासी पैटर्न के लिए जाने जाते हैं और निवास स्थान के नुकसान तथा शिकार के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है, अतः कथन 1 सही है। फ्लेमिंगो अपने चमकीले गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं और लेसर फ्लेमिंगो की IUCN स्थिति खतरे में है, अतः कथन 2 सही है। ग्रेट व्हाइट पेलिकन को कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि लुप्त प्राय के रूप में। इसके अतिरिक्त नर पेलिकन की आंखों के चारों ओर एक गुलाबी धब्बा होता है, लेकिन इससे उनकी संरक्षण स्थिति प्रभावित नहीं होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अरोरा के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला, अरोरा सौर तूफानों से उत्पन्न आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, असतत अरोरा चुंबकीय ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, जबकि विसरित अरोरा अधिक फैले हुए होते हैं तथा कोहरे के समान दिखाई देते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। अरोरा तब उत्पन्न होता है जब सौर तूफानों से आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करते हैं, जो हानिकारक सौर और कॉस्मिक ब्रह्मांडीय किरणों के विरुद्ध ढाल के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। सौर तूफान तब आते हैं जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र तीव्र और कमजोर हो जाता है, जिससे आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं।
सौर वायु और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका। ऑरोरा तब बनते हैं जब सौर वायु से आवेशित आयन पृथ्वी के आयन मंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं, जो आमतौर पर 97 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिकांश सौर वायु को विक्षेपित कर देता है, लेकिन कुछ आयन भूचुंबकीय ध्रुवों के पास फंस जाते हैं, जिससे ये आश्चर्यजनक प्रकाश प्रदर्शन निर्मित होते हैं। असतत ऑरोरा चमकीले पतले बैंड होते हैं। ऑरोरा के अधिकांश सामान्य चित्र इसी प्रकार के होते हैं। असतत ऑरोरा चुंबकीय ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, जबकि विसरित ऑरोरा अधिक फैले हुए होते हैं और इससे कोहरे के समान होते हैं। अतः कथन 2 सही है। ये बिखरे हुए ऑरोरा निम्न अक्षांशों पर होते हैं, जहां आवेशित कण वायुमंडल में प्रवेश करने पर एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धुंधलापन दिखाई देता है। अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाइव आइज 5 देशों का एक व्यापक आर्थिक गठबंधन है। दूसरा, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षकार हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। अतः कथन 2 सही है। ये साझेदार देश सहयोग के एक भाग के रूप में विश्व के सबसे सुदृढ़ बहुपक्षीय समझौतों में से एक के अंतर्गत व्यापक स्तर की खुफिया जानकारी आदान प्रदान करते हैं। अतः विकल्प बी सही है। राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2020 में स्वीकृत यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, यह योजना फरवरी 2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाप्त होगा। तीसरा, यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक घटक है, जो विशेष रूप से योजना के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो उच्च शिक्षा को सीधे तौर पर बढ़ाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वर्ष 2020 में स्वीकृत राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण स्टार्स परियोजना स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अतः कथन 1 सही है। स्टार्स परियोजना फरवरी 2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाप्त होगा। अतः कथन 2 सही है। यह समग्र शिक्षा एक घटक है जो विशेष रूप से कार्यक्रम के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो सीधे तौर पर स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रीन वॉशिंग, दूसरों से ध्यान हटाने के लिए एक हरित अभ्यास का प्रदर्शन। ग्रीन शिफ्टिंग, स्थिरता विकल्पों के लिए उपभोक्ताओं को दोषी ठहराना। ग्रीन लाइटिंग, उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल बताकर भ्रामक ढंग से विपणन करना। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। ग्रीन वॉशिंग यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों या नीतियों के भ्रामक प्रचार को संदर्भित करता है, जिसमें अक्सर उनके लाभों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि वास्तविक या नगण्य पर्यावरणीय प्रभाव को छिपाया जाता है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन शिफ्टिंग यह रणनीति कंपनी की अपनी स्थिरता पहलों के बजाय उपभोक्ताओं की पसंद पर जोर देकर जिम्मेदारी को उन पर स्थानांतरित करती है, जिससे निगम के पर्यावरणीय कर्तव्यों से ध्यान हट जाता है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। ग्रीन लाइटिंग, इसमें कंपनी के संचालन के एक विशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल पहलू को उजागर करना शामिल है, ताकि व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में कम टिकाऊ प्रथाओं से ध्यान हटाया जा सके। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA ने दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन के लिए रूपरेखा स्थापित की। दूसरा, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते का उद्देश्य सेनाओं के बीच अंतर संचालन और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की बिक्री को सुविधाजनक बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं?
विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ने दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक रसद समर्थन के लिए रूपरेखा स्थापित की, अतः कथन एक सही है। LEMOA एक सुविधाजनक समझौता है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच रसद सहायता, आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक समाधान के लिए बुनियादी नियम, शर्तें और प्रक्रियाएं स्थापित करता है। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भूस्थानिक खुफिया जानकारी और रक्षा के लिए मानचित्रों पर उपग्रह चित्रों पर जानकारी साझा करने से संबंधित है, अतः कथन दो सही नहीं है। संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता उन 4 आधारभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका अपनी सेनाओं के बीच अंतर संचालन और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की बिक्री को सुगम बनाने के लिए। संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता उन 4 आधारभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका अपनी सेनाओं के बीच अंतर संचालन और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की बिक्री को सुगम बनाने के लिए अपने सहयोगियों और करीबी साझेदारों के साथ करता है, अतः विकल्प ए सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम यानी ANIIDCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ANIIDCO एक अर्ध सरकारी एजेंसी है जो पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के विकास और व्यावसायिक दोहन में शामिल है। दूसरा, ANIIDCO की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।